Hello dear students, how are you? I hope you all are well and doing perfect. तो बच्चों आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म्स का डेवलपमेंट एंड टाइप्स वगैरह इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन की। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? इट इज़ अ इवेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स। जैसा आप जानते हैं जो अपना पॉलन ट्यूब है वो दो मेल गैमीट्स लेके चलता है, ठीक है, और इन्हें आके रिलीज करता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये दो मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, एक मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और इसी पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में आपका ये जो ग्रीन पोर्शन है ये है आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एंट्री कर रहा है हमारा पॉलन ट्यूब, जिसके पास ये दो मेल गैमीट्स हैं, एक ये और एक ये दोनों मेल गैमीट से यहाँ पे रिलीज कर देगा। पहला मेल गैमीट बिल्कुल नज़दीक में ही प्रेजेंट फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। दूसरा मेल गैमीट जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसके साथ जाके फर्टिलाइज करेगा अपना सेकेंड मेल गैमीट, ठीक। तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट समझने से पहले हम अपना जो पिछला प्रोसेस हम पूरा पढ़ते हुए आए हैं उसको एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में पहले रिवाइज करते हैं, ठीक। देखिए, तो बिफोर स्टार्टिंग विद डबल फर्टिलाइजेशन लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लोचार्ट। इस फ्लोचार्ट पे आप एक लुक लें तो आपको आसान हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट तक पहुंचना। तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स हुए कहाँ, इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बने। अब क्या होगा, एंथर का डेhiscence हुआ, यानी एंथर ब्रेकआउट हो गया, ठीक। फिर क्या हुआ कि जैसे ही एंथर का डेhiscence हुआ उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर आए और ये पॉलन ग्रेन्स एक इवेंट में, पॉलिनेशन इवेंट में पार्ट लेंगे और पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर से निकल के पहुंचेंगे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स रीचेस स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा में पहुंचेंगे वहां पे पॉलन पेस्टिल इंटरैक्शन के इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन एक सक्सेसफुल पॉलन ग्रेन सिफोनोगेमी अंडरगो करेगा। सिफोनोगेमी क्या है, सिफोनोगेमी इज वी कैन से अ जर्नी ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। स्टाइल के अंदर से जब होता हुआ पॉलन ट्यूब पहुंच ओवरी तक जा रहा होता है तो उस जर्नी को हम लोग सिफोनोगेमी नाम देते हैं। देन आफ्टर रीचिंग ओवरी व्हाट हैपेंस, द पॉलन ट्यूब ट्राइज टू गो इनसाइड ओव्यूल। सो द path which pollen tube will take for its entry inside ovule, it can be via chalaza, it can be via micropyle, or it can be via integuments or funicle, ठीक। So a pollen tube can move inside ovule from any of these routes. If it goes inside the ovule via micropyle, the event is called porogamy. If it enters inside the ovule via chalaza, the event is called chalazogamy. And if it enters inside the ovule via integument or funicle, the event is called as the mesogamy. But the most prominent event, the most frequent event of entry inside ovule is porogamy, ठीक है। तो porogamy ज्यादातर देखा जाता है। तो anyhow the pollen tube will reach inside the ovule.
अब अगर हम बात करें कि पॉलन ट्यूब पहुंच गया है उसके अंदर किसी भी एक रास्ते से, और उसके पास क्या है, पॉलन ट्यूब के अंदर अभी 2 मेल गैमीट्स हैं, तो अब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमीट्स रीचेज इनसाइड ओव्यूल। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद इवेंट स्टार्ट होगा डबल फर्टिलाइजेशन का। कैसे होगा अब वो देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं कुछ चीजें यहां आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा एक ओव्यूल है और उसके अंदर ये बनाया मैंने एम्ब्रियो सैक। लेट्स से कि इस एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ अपना ये एग अपरेटस है, ठीक है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इधर एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, इधर एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये बीच में बड़ा सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो लेट्स से दैट दिस इज अवर पॉलन ट्यूब, और यहां पे मैंने सबसे फ्रीक्वेंटली होने वाला फिनोमिना शो कर रहा हूं, दैट इज स्पोरोगैमी। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर सपोज करिए कि ये 2 मेल गैमीट है, ये 2 मेल गैमीट है, ठीक है, ये 2 मेल गैमीट है। ये है अपना, ये आगे वाला अपना फर्स्ट मेल गैमीट और पीछे वाला अपना सेकेंड मेल गैमीट, ठीक है, दीज आर मेल गैमीट्स। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में ये पॉलन ट्यूब एंट्री मारने का रास्ता ढूंढ रही है। तो इस एम्ब्रियो सैक में ये पॉलन ट्यूब एंट्री मारने का रास्ता ढूंढ रही है। तो वो एंट्री कहां से मारी जाएगी, वो एंट्री मारी जाएगी उस तरफ से जहां का सिनर्जिड सेल डीजनरेट कर जाए। आपको पता है ये बीच वाला फीमेल गैमीट होता है और उसके आजू बाजू सिनर्जिड सेल्स होते हैं। तो लेट्स से कि ये वाला सिनर्जिड अपने आप को शहीद कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा और जगह बना देगा पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि भाई ये सिनर्जिड degenerate to make a path for entry of pollen tube। तो पॉलन ट्यूब को एंटर कराने के लिए मैं बोलता हूं कि भाई ये वाला सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट कर जाता है। ठीक, अब आगे की पिक्चर मैं आपको यहां पे अलग से दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अब हम सिर्फ एम्ब्रियो सैक पे बात करेंगे। तो ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, देखिए ध्यान से। तो इस एम्ब्रियो सैक में ये आपका फीमेल गैमीट और इसके बाजू में ये सिनर्जिड। ठीक है, ये आपका फीमेल गैमीट और इधर बाजू में ये सिनर्जिड। ठीक है, और जो अपनी पॉलन ट्यूब है वो भी अब इसके अंदर एंट्री मारेगी। जो पॉलन ट्यूब आई है वो इसके अंदर एंट्री मारती है। कहां से एंट्री मार रही है, जहां से का सिनर्जिड डीजनरेट कर रहा है। तो उस डीजनरेटिंग सिनर्जिड को भी मैं ऐसे डॉट डॉट में दिखा देता हूं कि भाई ये यहाँ पे पहले सिनर्जिड था जिसने अपनी आहुति दे दी, जो सेक्रीफाइस हो गया, किस लिए, जिससे एक रास्ता बना पाए जिसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचे। ठीक है,
आगे फर्स्ट मेल गैमीट, पीछे सेकेंड मेल गैमीट। बाकी अभी ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और इधर एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स है। इतना अपने को समझ में आना चाहिए ना। अब आगे क्या होगा देखो, अब इसके आगे क्या होगा वो इवेंट आपको समझाता हूं। इसके आगे का इवेंट समझिए। तो इसके आगे क्या होगा कि ये अपना फीमेल गैमीट है, ये इसे मैं ऐसे ही बनाता हूं अभी, ये अपना फीमेल गैमीट है, ठीक है। यहाँ पे का जो इस साइड का सिनर्जिड है जो अभी बचा हुआ था, ठीक, उसको अभी मैं अभी नहीं शो कर रहा हूँ, उसका रीज़न है आपको पता चलेगा आगे, ठीक। ये जो अपना पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब इधर आई और रप्चर हो गई है अब, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब अब रप्चर हो चुकी है और मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट रिलीज हुआ और पहले मेल गैमीट के एकदम बाजू में क्या है, अभी फीमेल गैमीट है। तो अब ये फीमेल गैमीट के साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब ये जाके फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक। तो ये पहला मेल गैमीट गया और फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन होते होते ही क्या हुआ, जो अपना सिनर्जिड है इस तरफ का, ये सिनर्जिड भी डिजनरेट कर जाता है, ठीक है। ये वाला सिनर्जिड भी डीजनरेट कर जाता है। तो आपने क्या देखा, दोनों सिनर्जिड डीजनरेट कर गए। एक सिनर्जिड डीजनरेट किया रास्ता बनाने के लिए और दूसरा सिनर्जिड डीजनरेट किया कब, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब, ठीक। अब इसी फर्टिलाइजेशन के होते ही क्या होता है कि यहां पे जो अपने 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये जो अपने 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं एक कंबाइंड न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज to form a secondary न्यूक्लियस। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए और उन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया है। आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो है एक तरीके से फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हर एक सेल, हर एक न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करे होंगे तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है ये कैसा बना होगा, ये बना होगा n+n। 2n ना बोल करके इसको हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में रहे कि क्या बोलेंगे, n+n, ठीक। अब जो सेकेंड मेल गैमीट है, तो फर्स्ट मेल गैमीट तो जाके क्या किया, फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर गया, लेकिन जो सेकेंड मेल गैमीट है ये जब रिलीज होगा तो ये जाएगा किसके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास फर्टिलाइज होने जाएगा। ये किसके पास जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास फर्टिलाइज होने जाएगा, ठीक। और जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये भी आगे चल के डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स नहीं दिखाया है, क्योंकि ये भी एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये एंटीपोडल cells also get degenerated। तो आपको क्या दिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन होते होते सिर्फ कुछ ही सेल्स या न्यूक्लियस बचते हैं। उसमें से एक सेल होता है फीमेल गैमीट जो मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करने के लिए बचा हुआ है, दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि सेकेंड मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता है। बाकी सभी सेल्स क्या हुए हैं, डीजनरेट कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 फर्टिलाइजेशन फिनोमिनास हो रहे हैं, 2 फ्यूजन फिनोमिनास हो रहे हैं। पहला फ्यूजन हुआ फर्स्ट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में, दूसरा फ्यूजन हुआ
सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में। सेकेंडरी न्यूक्लियस की अगर प्लॉइडी देखेंगे तो है n+n, 2n नहीं बोलेंगे उसको, n+n बोलें, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बताना चाहूं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूं तो आप देख पा रहे हैं क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब है ये एंटर करती है इनसाइड ओव्यूल, ठीक है, वाया माइक्रोपाइलर एंड, सॉरी ओव्यूल, थोड़ा सा यहां पे मैं इसे चेंज करूंगा। जो पॉलन ट्यूब है ये एंटर करती है इनसाइड एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये एंटर करती है इनसाइड एम्ब्रियो सैक वाया माइक्रोपाइलर एंड, वाया माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे अगर आप एम्ब्रियो सैक को देखेंगे तो वहां पे क्या लोकेटेड है, तो वहां पे एग एपरेटस लोकेटेड है। तो एग एपरेटस is present on this side, तो इस साइड पे एग एपरेटस प्रेजेंट है, ठीक। तो अब ये एंट्री तो करना चाहता है इसी एंड से, कौन, पॉलन ट्यूब, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि सिनर्जिड of one side, synergid of one side get degenerated to give way for पॉलन ट्यूब एंट्री। तो पॉलन ट्यूब को अंदर एंटर कराने के लिए एक तरफ का जो सिनर्जिड है वो डिजनरेट कर जाता है, ठीक है, एक तरफ का जो सिनर्जिड है वो डिजनरेट कर जाता है और उसी तरफ से एंट्री मारता है कौन, पॉलन ट्यूब, ठीक। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब enters embryo sac, pollen tube enters embryo sac and release two male gametes, ठीक है, and release two male gametes, ठीक। अब क्या होगा इसमें कि जो फर्स्ट मेल गैमीट है, आगे वाला जो फर्स्ट मेल गैमीट है, इट फर्टिलाइजेस विद फीमेल गैमीट, ठीक है, वो फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता है। तो पहले मेल गैमीट का फ्यूजन किसके साथ होता है, फीमेल गैमीट के साथ होता है, और इस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन सिनगैमी। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फ्यूजन सिनगैमी। तो एक्चुअली में ये एक्चुअल फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इसकी क्या है, इसकी डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज किए हैं, ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे आपको दिखा, जिसकी वजह से जनरेशन आगे बढ़ेगी, ठीक। तो पहला मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करके
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू सेंस में फॉलो कर रहा है, विच इज कॉल्ड फ्यूजन सिनगैमी। ठीक है, अब जब ये फ्यूजन सिनगैमी हुई, ठीक है, फ्यूजन सिनगैमी के होने से पहले या कह सकते हैं ऑन द सेम टाइम क्या हुआ, जो बाजू वाला सिनर्जिड है वो भी डिजेनरेट कर गया। ठीक है, और उसी समय पे क्या हुए, जो अपने एंटीपोडल सेल्स हैं ये भी डिजेनरेट कर गए। तो फ्यूजन सिनगैमी के होने पर क्या होता है, remaining synergid also degenerate, जो रिमेनिंग सिनर्जिड है वो भी डिजेनरेट कर जाएगा। एंटीपोडल भी डिजेनरेट कर जाएगा। तो ये इवेंट हो गए साथ साथ। अब क्या और क्या इवेंट हो रहा है, और इवेंट क्या होता है वो देखिए इधर। अब क्या होगा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, है ना, एम्ब्रियो सैक में, वो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक, और एक कॉमन न्यूक्लियस बनाते हैं, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, यहां लिख देता हूं, टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस among themselves to form what? To form secondary nucleus. To form secondary nucleus. तो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड अब आती है अपनी आखिरी स्टेप। तो बचा हुआ जो सेकेंड मेल गैमीट है वो अब तैरता हुआ साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ आ जाएगा किसके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ आके वो फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकेंड मेल गैमीट fuses with secondary nucleus, fuses with secondary nucleus। अब अगर यहां पे आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि भाई हुआ क्या है, एक मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज एक्चुअली द फ्यूज्ड टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज होने से बना है। तो इधर में दो न्यूक्लियाई, इधर में एक न्यूक्लियाई, तो तीन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं अगर देखा जाए तो इस स्टेप में। दो सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब वो दोनों प्लस ये एक, तो कितना हो गया, तीन। तो इसलिए इस इवेंट को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन इवेंट। तो इस इवेंट को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन इवेंट। ठीक, तो ट्रिपल फ्यूजन इवेंट हो गया। तो अब आप देख पाए हैं कि भाई जब पॉलन ट्यूब अंदर गई एम्ब्रियो सैक के, तो उसने दो मेल गैमीट रिलीज किए। दो मेल गैमीट दोनों अलग अलग सेल्स के साथ, अलग अलग न्यूक्लियस के साथ जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस इवेंट को बोला जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुए हैं, दो फ्यूजन इवेंट हुए हैं। एक फ्यूजन इवेंट डायरेक्ट है, जहां मेल गैमीट डायरेक्टली फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता है, उसको फ्यूजन सिनगैमी बोलते हैं। सेकेंड फ्यूजन इवेंट में सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दो फ्यूजन इवेंट्स क्योंकि हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पे मैंने
एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सिंप्लीफाइड तरीके से उसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा कि जो हमारे मेल गैमीट हैं, ठीक, तो जो अपनी पॉलन ट्यूब है ये रिलीज करती है दो मेल गैमीट इनसाइड एम्ब्रियो सैक, और ये दो मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके दो तरह के फर्टिलाइजेशन इवेंट करते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन इवेंट को बोला जाता है फ्यूजन सिनगैमी, ठीक। फ्यूजन सिनगैमी में क्या होता है कि जो अपना मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करता है या फ्यूज करता है किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोला करते हैं, इस इवेंट को हम लोग बोला करते हैं फ्यूजन सिनगैमी, ठीक है। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन सिनगैमी। फ्यूजन सिनगैमी का रिजल्ट क्या होता है, फ्यूजन सिनगैमी का रिजल्ट क्या होता है, तो देखो मेल गैमीट हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, आपको पता है, ठीक है। फीमेल गैमीट हैप्लॉइड, दोनों ही गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब ये जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और डेवलप होता है एक एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के से बनता है अपना नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। माइटोसिस के जरिए एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो ये पहले फ्यूजन, उसका रिजल्ट आपको बताया। अब दूसरा फ्यूजन आया, सेकेंड फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन इज एक्चुअली फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट with secondary nucleus, with secondary nucleus। गैमीट हैप्लॉइड है, दैट इज N, गैमीट हैप्लॉइड है, दैट इज N, और जो अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके लिए मैंने आपको प्लॉइडी क्या बताई है, N प्लस N। तो ये दोनों फर्टिलाइज कर गए, गैमीट का N और उसका N प्लस N, तो प्लॉइडी कितनी हो गई जो बनेगा, तो जो बनेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर उसकी प्लॉइडी होगी 3N। तो यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियस बनता है दोनों के फर्टिलाइजेशन से, दैट इज अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक, जिसे हम बोलते हैं पेन। व्हाट इज पेन, तो पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या इससे बन सकता है पेक भी, पेन और पेक। व्हाट इज पेक, पेक इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है, जो कि एक ट्रिप्लॉइड सेल होता है, जो कि एक ट्रिप्लॉइड सेल होता है, ठीक। अब ये बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करता है, ये पेन या पेक जो बना है वो बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करता है और एक टिश्यू बनाता है। एक सेल खूब सारे डिवीजन करके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। और हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो इसी टिश्यू को कंज्यूम करता रहता है, वो इसी टिश्यू को खाता रहता है एज ए फूड, ठीक। तो उस एम्ब्रियो को पालन पोषण न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है, ठीक है। कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। तो व्हाट इज एंडोस्पर्म, अगर मुझे बताना हो तो मैं बोल सकता हूं इट is a nutritive tissue for feeding एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को फीड करने के लिए ये टिश्यू बना होता है ना। इसके नाम को थोड़ा तोड़ो और समझो इसके नाम को।
तो एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड, ठीक। और स्पर्म का मतलब प्लांट के केस में हम टेक्निकली अगर जाएं, एकदम एग्जैक्ट जाएं, तो उसका मीनिंग होता है सीड। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म सीड के अंदर कोई स्ट्रक्चर है। तो सीड के अंदर ये क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड सीड, इट इज अ टिश्यू इनसाइड सीड, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल इनसाइड सीड, जो कि एम्ब्रियो को एज ए फीड दिए जाते हैं। एम्ब्रियो उस पे फीड करता है, एम्ब्रियो खाना खाता है इससे, ठीक है। तो ये रहता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन और उनमें बनने वाले स्ट्रक्चर्स। तो हर एक सेल जो एंडोस्पर्म में है उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? उसकी प्लॉइडी हो जाएगी 3n, ठीक। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस फास्टर, ठीक है। दैट मीन्स ये आपसे पूछ रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप्स फास्टर और एंडोस्पर्म डेवलप्स फास्टर। कौन जल्दी डेवलप करता है? कौन से सेल्स, यानी जाइगोट जल्दी जल्दी डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, या पेन या पैक जल्दी डेवलप जल्दी जल्दी माइटोसिस करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा? तो दोनों में कौन ज्यादा रेट से माइटोसिस करता है और डेवलप करता है, ठीक। तो देखो, कई बच्चे इसका आंसर करते हैं एंडोस्पर्म डेवलप्स फास्टर, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक। एंडोस्पर्म डेवलप्स फास्टर जो कि करेक्ट आंसर है, ये गलत है, ठीक। अब इसका रीजन क्या देते हैं बच्चे? ज्यादातर बच्चे जो इसका रीजन सोचते हैं और पहले अटेम्प्ट में बोलते हैं वो ये होता है कि भाई एंडोस्पर्म खाना है एम्ब्रियो के लिए, तो पहले खाना बनेगा और उस पे एम्ब्रियो धीरे धीरे फीड करके बड़ा होता चला जाएगा, ठीक। तो एक आंसर आता है ये इस तरीके का कि एज एम्ब्रियो फीड्स ऑन endosperm, as embryo feeds on endosperm, therefore embryo will develop slowly and endosperm will develop first। और ये बहुत कन्विंसिंग आंसर लगता भी है देखने से, बट ये आंसर गलत होता है, ठीक है। देखो, करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट है क्या कि देखो, बहुत सिंपल चीज है, सेल डिवीजन में भी हम पढ़ लेते हैं कि जिसकी प्लॉइडी ज्यादा होगी वो फास्टर डिवीजन करेगा, इट विल डिवाइड एट ए फास्टर रेट, ठीक। तो हमें पता है कि जो पेन है, ठीक, जिसमें खूब सारे माइटोसिस होकर के एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, वो होता है 3n, ठीक। और जो जाइगोट है जिसमें माइटोटिक डिविजन्स होकर के एम्ब्रियो बनता है, उसकी प्लॉइडी होती है 2n, और हमें याद रखनी है एक चीज, क्या? मोर द प्लॉइडी faster will be the rate of mitotic division. Faster will be the rate of
माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस बोल दूं सीधे। तो इन दोनों में से किसकी प्लॉइडी ज्यादा है? पेन की। तो पेन ज्यादा फास्ट माइटोसिस कर पाएगा और जल्दी एंडोस्पर्म इसलिए बनता है। ठीक है, तो इस वजह से हम देख पाते हैं कि पेन की प्लॉइडी क्योंकि ज्यादा है इसलिए वो फास्ट डिवाइड करेगा और एंडोस्पर्म जल्दी बन जाएगा एज कंपेयर टू एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने से। जाइगोट की प्लॉइडी 2n है जो कि कम है एज कंपेयर टू पेन, तो ये थोड़ा स्लो डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लेटर ऑन होगा, एंडोस्पर्म के बाद में होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। ठीक, तो आप देखें यहां पे अपने सामने है जाइगोट, अपने सामने है जाइगोट। जाइगोट जिसकी की प्लॉइडी है 2n, जाइगोट जिसकी की प्लॉइडी है 2n, और जाइगोट को हम लोग एक और टेक्निकल नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड oospore, दैट इज कॉल्ड oospore। बहुत ध्यान से ये टर्म याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टर्म जाइगोट की जगह यूज करते हैं, oospore। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जाइगोट ने, यहां देखना क्या देखा हमने कि जाइगोट ने एक माइटोटिक डिवीजन किया। ठीक है, जाइगोट ने एक माइटोटिक डिवीजन किया और दो सेल्स बनाए, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। ठीक, तो ये जो माइटोटिक डिवीजन है वो कैसा है? एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन है। तो जाइगोट ने एक एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन किया और बने दो सेल्स। ठीक है, एक छोटा सेल है और एक बड़ा सेल है। ठीक, तो अब ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये वाला जो सेल है, ये सेल इज एम्ब्रियोनल सेल, नहीं सॉरी, लेट्स सी, तो दो सेल्स बने। यहां पे ये एक सेल बना जो बड़ा सेल है, और ये दूसरा सेल बना जो छोटा सेल है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला सेल है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज कॉल्ड सस्पेंसर। उसे हम सस्पेंसर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको सब समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का है ना वो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो चीजें वहां मेंशन करनी है वो आपको बता रहा हूं। ठीक, तो ये जो बड़ा सेल है, ठीक है, ये जो बड़ा सेल है इसे हम बोलेंगे आपका बेसल सेल। ठीक है, और जो ये छोटा सेल है इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल सेल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल सेल। ठीक, बेसल सेल एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोला जाएगा सस्पेंसर, जिसको क्या बोला जाएगा? सस्पेंसर। और टर्मिनल सेल एक्चुअली बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, टर्मिनल सेल एक्चुअली क्या बनाता है? एम्ब्रियो। ठीक, अब जब शुरुआत में देख रहे हैं तो यहां जो एम्ब्रियो बन रहा है, शुरू वाला जो एम्ब्रियो बन रहा है ये गोल है, ये है एम्ब्रियो शुरुआत वाला। तो ये एम्ब्रियो पूरा गोल है। तो शुरुआत में एम्ब्रियो कैसा होता है, किस शेप का होता है? तो ग्लोबुलर शेप का होता है। बाद में यही एम्ब्रियो किस शेप का हो जाता है? ये हो जाता है हार्ट शेप का। ठीक, और मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है वो होता है किस शेप का? हॉर्स शू शेप का। ये मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है। तो ये किस शेप का है? हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है,
क्लियर? तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चीजें याद रखनी, और डायकॉट का ही डेवलपमेंट अपने को एनसीईआरटी में दिखाया है, तो उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक, अब हम इसी को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। देखो, देखना ध्यान से। तो क्या हुआ, पहले एक डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, बाद में बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम्स है। मान लीजिए ये ओव्यूल है, ठीक है, मान लीजिए ये ओव्यूल है, और आपको पता है ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये माइक्रोपाइल है और ये चलाजा है, जस्ट अपोजिट। कि ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब क्या हुआ कि यहीं पर अपना प्रेजेंट है जाइगोट, ये जाइगोट है, ठीक, ये जाइगोट है जो कि बना है अंदर। अब आते हैं बाहर इसके, तो ये रहा जाइगोट, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को, ये जाइगोट है, दैट इज 2n, ठीक। ये जाइगोट के ऊपर की साइड पे चलाजल एंड है और नीचे की साइड पे माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड को मैं m और चलाजल एंड को मैं c लिख रहा हूं। अब इस जाइगोट में हुआ एसिमेट्रिक या अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, एसिमेट्रिक या अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स हुए और बने यहां पे दो सेल्स, एक सेल बना छोटा और एक सेल बना बड़ा। तो जो छोटा वाला सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा और जो बड़ा वाला सेल है वो चलाजल एंड की तरफ रहेगा, ठीक। बड़े वाले सेल को हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे अपन। तो जो छोटा वाला सेल है वो चलाजल एंड की तरफ रहेगा और जो बड़ा वाला सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा। तो ये जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेल है इसे हम लोग बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, ठीक है। बड़े वाले सेल को हम लोग बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल और छोटे वाले सेल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है, टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। और याद रहे आपको एक चीज यहां मेंशन कर दूं कि एंटायर एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम दिस सेल। पूरा एम्ब्रियो इसी सेल के अंदर माइटोसिस होने से डेवलप करता है, ठीक। अब क्या है, ये जो सस्पेंसर सेल है, ठीक है, ये जो सस्पेंसर सेल है ये लिमिटेड माइटोटिक डिवीजन शो करता है, सिर्फ 4 या 5 बार ही ये माइटोसिस करेगा और एक 5-6 सेल का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक 5-6 सेल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। तो देखिए अब ये जो बेसल सेल है या सस्पेंसर सेल है ये क्या करेगा, इट अंडरगोज लिमिटेड
माइटोटिक डिवीजन, लिमिटेड माइटोटिक डिवीजन and form 5 to 6 celled thread like structure called suspensor, ठीक। और जो अपना एम्ब्रियोनल सेल है ये एकदम शान से डिवाइड करता है और एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। डिवाइड्स कंटिन्यूअसली टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब यहां डेवलप होगा इस सेल के डिवीजन से, बेसल सेल के डिवीजन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ जो 5-6 सेल का ही बना होगा, जिसके बेस एकदम नीचे इसमें एक बड़ा सा सेल रहता है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सस्पेंसर, ठीक। और इसी के ऊपर ये छोटा सेल है ये डेवलप किए जा रहा है, ठीक है, बनाए जा रहा है खूब सारे सेल्स, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है एम्ब्रियो। तो इसके ऊपर जो डेवलप हो रहा है खूब सारे सेल्स का क्लस्टर, वही क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और शुरुआत में ये एम्ब्रियो कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। शुरुआत में ये एम्ब्रियो कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर। तो शुरुआत वाला एम्ब्रियो जो है वो किस शेप का होगा, तो ग्लोबुलर शेप का होगा। बहुत सारे सेल्स बना दो अंदर, और क्या करना है तुमको, बहुत सारे सेल्स बना दिए अंदर, ठीक। तो ये बन गया अपना ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो अपना डिवाइड करता रहेगा, साथ में इसका शेप भी चेंज होगा, ठीक है, साथ में इसका शेप भी चेंज होगा। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो अब किस में बदलेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो में। और फाइनली ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो से होता हुआ किस में चेंज हो जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो में, ठीक, मैच्योर एम्ब्रियो में। और मैच्योर एम्ब्रियो का शेप कैसा होता है, मैच्योर एम्ब्रियो का शेप होता है हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है, क्या शेप होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक। तो ये पूरा एम्ब्रियो कहां बन रहा है, इस ओव्यूल के अंदर बन रहा है, ठीक, क्लियर। अब वापस आ जाइए यहां पे, देखो तो यहां पे इन्होंने ऐसा दिखाया है, मैंने उसी को उल्टा करके सही से करके आपको दिखाया है एक्चुअली में, ठीक। तो ये आपका है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक, ऊपर छोटा सा सस्पेंसर है जो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे समझिए ध्यान से कि इस पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर क्यों बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर क्यों बोल रहे हैं, ये समझिए, ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। देखो क्या होगा कि जब ये एम्ब्रियो यहाँ डेवलप कर रहा है तो भाई इसके आजू बाजू क्या है, तो इसके आजू बाजू पूरा क्या, एंडोस्पर्म भरा हुआ है, इसके आजू बाजू क्या है, पूरा एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ठीक। और ये एंडोस्पर्म से ये खाना ऑब्टेन करेगा, एम्ब्रियो जो है वो किससे खाना ऑब्टेन करेगा, एंडोस्पर्म से। तो जैसे ही नीचे आपको पता है ना माइक्रोपाइलेंट से ही डेवलप करता है क्या, सस्पेंसर। जैसे ही सस्पेंसर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे ही सस्पेंसर ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये एम्ब्रियो को जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये एम्ब्रियो को ढकेलेगा किस तरफ,
एंडोस्पर्म को की तरफ ढकेलेगा, ये एम्ब्रियो को ढकेलेगा किस तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ ढकेलेगा, ठीक है। और जितने पास में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के सेल एक दूसरे के आ जाएंगे, उतनी ही आसानी से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर से खाना ऑब्टेन कर पाएगा, ठीक। अगर हम एंडोस्पर्म को माने एक समुद्र है न्यूट्रिशन का, तो सस्पेंसर क्या कर रहा है, सस्पेंसर इज सस्पेंडिंग, डुबा रहा है, सस्पेंडिंग अवर एम्ब्रियो इन द सी ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज एंडोस्पर्म, ठीक, इसलिए उसका नाम सस्पेंसर है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो व्हाई इट इज कॉल्ड सस्पेंसर, तो जो सस्पेंसर होता है इट सस्पेंड्स एम्ब्रियो इन द ओशन या सी ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में ये उसको डुबा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सस्पेंसर है। सस्पेंड कर रहा है, एम्ब्रियो को ढकेल रहा है किस तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ, कि जाओ उसके पास जाओ खाना खाओ, ठीक। तो ये होता है। तो अब हमने एक डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है शॉर्ट में वो समझ लिया है, उतना ही पढ़ना है, रेफरेंस बुक में बहुत ज्यादा मत पढ़ना, बताने को मैं भी आपको उसमें बहुत सब कुछ बता सकता हूं, बट नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है अपने लिए, ठीक। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो आप देख ही पा रहे हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो में, मैं आपको अलग से बना के भी दिखा देता हूं, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आप देख लीजिए। अब मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, हॉर्स शू शेप के जैसा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब इसमें ये दो हैं कॉटिलिडन्स, ये दो क्या हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक। फिर ये जो निकला हुआ इससे दिख रहा है, ये है प्लूम्यूल, ये क्या है, प्लूम्यूल। एकदम प्लूम्यूल की अपोजिट नीचे एकदम रेडिकल, और एकदम लास्ट में रेडिकल को जस्ट जो कवर कर रहे होंगे सेल्स, दे आर रूट कैप, वो क्या है, रूट कैप कहलाएंगे, ठीक है। अब समझिए एक चीज, भाई व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है। अगर हम बोले तो भाई एम्ब्रियो क्या है, प्लांट के केस की बात करो, अगर हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं तो एम्ब्रियो इज मिनिएचर प्लांट, एक छोटा सा प्लांट है, एम्ब्रियो इज अ मिनिएचर प्लांट, एम्ब्रियो इज अ मिनिएचर प्लांट, छोटा प्लांट है। तो अगर जैसे प्लांट के लीफ ये सब होते हैं, स्टेम, ठीक, रूट, तो इस एम्ब्रियो में भी उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ स्ट्रक्चर होंगे। तो व्हाट इज कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स आर एम्ब्रियोनिक लीफ, ये एम्ब्रियो की लीव्स हैं, दिस एम्ब्रियोनिक लीफ, ठीक है। प्लूम्यूल क्या है, तो प्लूम्यूल इज एम्ब्रियोनिक शूट, प्लूम्यूल क्या है, तो प्लूम्यूल इज एम्ब्रियोनिक शूट, प्लूम्यूल इज एम्ब्रियोनिक शूट, और इसी से डेवलप करता है अपना टोटल शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है। रेडिकल इज एम्ब्रियोनिक रूट, इट इज एम्ब्रियोनिक रूट, और इसी से डेवलप करता है अपना एंटायर रूट सिस्टम इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, याद रखें, इसकी लेबलिंग वगैरह पूछी जाती है। अब इसने दिया है हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये दो टर्म आपको मैं बता दूं। तो देखिए, कॉटिलिडन यहां से अराइज कर रहे हैं, कॉटिलिडन यहां से अराइज कर रहे हैं ऐसा माने, तो कॉटिलिडन के
ओरिजिन पॉइंट से ऊपर के सेल्स, कॉटिलिडन के ओरिजिन पॉइंट से ऊपर के सेल्स जो होंगे वो कहलाएंगे एपिकोटाइल। वो क्या कहलाएंगे? एपिकोटाइल। एपी मींस अबव द कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर के सेल्स कहलाएंगे एपिकोटाइल, और कॉटिलिडन के ओरिजिन के नीचे के सेल्स क्या कहलाएंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक, कॉटिलिडन के ओरिजिन के नीचे के सेल्स क्या कहलाते हैं? हाइपोकोटाइल। जहां से कॉटिलिडन ओरिजिनेट हुआ है उसके नीचे हाइपोकोटाइल, उसके ऊपर एपिकोटाइल। ठीक, क्लियर? अब हमारे एनसीईआरटी में मोनोकॉट एम्ब्रियो का सिर्फ क्या दिखाया गया है? डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, आप बोलोगे तो मैं डायग्राम खुद से ही बना लेता हूं। पहले देखो, तो मैं डायग्राम आपको अलग से एक बार बना के दिखा देता हूं। बहुत सिंपल डायग्राम रहता है। ये सिंपल इसकी आउटलाइन बन गई अपने साथ। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो शील्ड के शेप है, अगर आप इसको एज ए मुकुट मानो, ठीक है, कोई वॉरियर का ये मुकुट है, उस वॉरियर ने क्या पकड़ रखी है? शील्ड। ठीक है, शील्ड पकड़ रखी है। तो ये जो शील्ड है, ये जो शील्ड है, ये जो शील्ड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका कॉटिलिडन है। शील्ड शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये इसका कॉटिलिडन है। ये इसका कॉटिलिडन है और इसे बोला जाता है, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड स्कटलम। इट इज कॉल्ड स्कटलम। स्कटलम इज शील्ड शेप कॉटिलिडन्स। स्कटलम इज शील्ड शेप कॉटिलिडन्स, ठीक, इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। फिर आपको जो मुकुट के जैसा दिख रहा है, ये जो मुकुट के जैसा दिख रहा है, ठीक, ये इसकी ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, मुकुट के जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर लेयर है और उसके अंदर सेल्स हैं। तो ये जो इसके अंदर छुपा हुआ है, ये है प्लूम्यूल। ये क्या है? ये है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जिससे शूट डेवलप करने वाली है पूरी ना। और इसकी जो कवरिंग है प्लूम्यूल की, इसकी जो कवरिंग है प्लूम्यूल की, ऊपर वाली लेयर जो कवरिंग है प्लूम्यूल की, दैट इज कॉल्ड कोलियोपिटाइल। दैट इज कॉल्ड कोलियोपिटाइल। दैट इज कॉल्ड कोलियोपिटाइल। तो ये कोलियोपिटाइल क्या है? इट इज कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। इट इज कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। ठीक, फिर आप नीचे आइए तो नीचे आपको दिख रहा है, ये है रेडिकल। ये दिख रहा है आपको रेडिकल, और रेडिकल की कवरिंग को बोला जाएगा कोलियोराइजा। रेडिकल की कवरिंग को क्या बोला जाएगा? कोलियोराइजा। ठीक, फिर आपको एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है, दिस इज एपीब्लास्ट। दिस इज एपीब्लास्ट। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एपीब्लास्ट। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एपीब्लास्ट है ये रेमिनेंट है सेकेंड कॉटिलिडन का। ठीक है, यानी अगर इसी को तुम बड़ा कर दो तो देखो ये डायकॉट के एम्ब्रियो के जैसे लगने लग जाएगा। दो कॉटिलिडन, बीच में प्लूम्यूल, बिल्कुल डायकॉट के एम्ब्रियो के जैसे दिखने लग जाएगा। इस तरीके से दो कॉटिलिडन, बीच में प्लूम्यूल। ठीक, तो साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका जो सेकेंड कॉटिलिडन है वो रिड्यूस होकर के छोटा सा आउटग्रोथ के जैसा ही रह गया है, और इसी को बोला जाता है एपीब्लास्ट। तो व्हाट इज एपीब्लास्ट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो? इट इज रेमिनेंट, इट इज रेमिनेंट ऑफ सेकेंड एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम में लेबल करते हैं। तो ये हो गया आपका शील्ड शेप कॉटिलिडन इन केस ऑफ मोनोकॉट, विच इज कॉल्ड स्कटलम।
which is called scutellum. Then this one, it is plumule. It is plumule. This one is covering of plumule, which is called coleoptile. Coleoptile, covering of plumule, protective covering of plumule. ठीक है, protective covering of plumule, protective covering of plumule बोल दो इसको. Then there is this thing called epiblast, which is remnant of second cotyledon. Then there is radicle, and then there is coleorhiza. coleorhiza. तो ये मोनोकॉट एम्ब्रियो की एंटायर लेबलिंग है. ठीक, तो इस तरीके से हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, डाइकॉट केस को थोड़ा एलोबरेट करके देखा, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा और मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा. ठीक, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोस्पर्म को पढ़ेंगे और सीड को पढ़ेंगे. ठीक, अच्छे से एलोबरेट करके. थैंक यू वेरी मच.